हमारा जो फर्स्ट इसके अंदर टॉपिक है द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर भी द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है। इसके अंदर बेसिक इसकी डेप्थ क्या है, आउटलाइंस की, अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, जो मैंने बेसिकली आपको ऊपर ऊपर से बता दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ये दो मेन इसके इस यूनिट के दो मेन हेड्स हैं, द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो उसमें द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहला तो है बुक कीपिंग, रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग लिखा है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे अकाउंटिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म, बड़ी टर्म है, थोड़ी ब्रॉड टर्म है, जिसके अंदर बुक कीपिंग इज जस्ट अ चाइल्ड ऑफ अकाउंटिंग, कह लो चाइल्ड फैक्टर। ये दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, और अकाउंटिंग एक ब्रॉडर टर्म, ब्रॉडर का मतलब ये कि एक स्टेज ऊपर की टर्म है वो। ये अकाउंटिंग जो टर्म है वो मैंने समझा दी कैसे। तो बुक कीपिंग इज व्हाट इज, इट्स लाइक अ डायरी। एक बंदा अपनी जो रोज की एक डायरी रखता है ना, कि आज मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया, तो एक डायरी है। बिल्कुल अकाउंटिंग भी बिजनेस है, वो बुक कीपिंग भी बिजनेस की डायरी है। क्या हमने आज इतने का माल खरीदा, फलां सप्लायर को से माल खरीदा और पहले की उसको पेमेंट कर दी हमने, इस दफ़ा नए माल की इतनी पेमेंट बाकी है, कस्टमर को उधार पे माल बेचा, एक दूसरा पुराना कस्टमर, उससे इतना पैसा आ गया तो उसका हिसाब किताब क्लियर हो गया, आज बिजली का बिल पे किया गया। तो सारे ये जो ट्रांजेक्शन्स आप लिखते चले जा रहे हो, ये सारी आपकी बुक कीपिंग का हिस्सा है। लेकिन ट्रांजेक्शन्स को ऐसे जुमलों की फॉर्म में नहीं लिखता, बाकायदा उसको रिकॉर्ड करते हो, फॉर्मेट में भी बताऊंगा कैसे करते हो। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग को आपस में कंफ्यूज करने से बेहतर है आप समझो अकाउंटिंग इज अ पेरेंट एलिमेंट, बुक कीपिंग इज अ चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। और जब इसको आप रीड करोगे पैराग्राफ में समझ जाओगे, डिफरेंस भी यहाँ पर लिखा हुआ। बुक कीपिंग जो काम है वो उमूमन एक क्लर्क का होता है, जैसे कि वो हिसाब किताब करता है रोज का, इतना माल आया, इतना गया, इतना आया, इतना गया, इतना आया, इतना गया। ये क्लरिकल वर्किंग कहलाती है, जिसमें आप बहुत ही बेसिक किस्म के खाते खोल रहे होते हैं। अकाउंटिंग का काम इतना बेसिक नहीं, एक अकाउंटेंट का काम ये तो है ही, अकाउंटेंट के डोमेन में बुक कीपिंग भी आता है, लेकिन उसका काम उससे दर्जे ऊपर भी है। उसने ओनर को एक समराइज फॉर्म में देना है, और सिर्फ समराइज फॉर्म में ही नहीं देना पूरे खाते को, उसने एनालिसिस भी करना है कि पिछले साल प्रॉफिट कितना था, इस साल कितना हुआ, कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसे जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सी सर्विसेज या कौन से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सबसे ज्यादा सैलरी है, ठीक है। ये सारा जो एनालिसिस होता है कि हमारे पास हमारा जो है ना आने वाले 3 सालों बाद कितना प्रॉफिट पॉसिबल है, खैर वो तो फिर बजटिंग में आ जाता है अकाउंटेंट का, फिर वो भी काम अकाउंटिंग का ही होता है कि जो हो गया उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, और जो होगा आगे जाके उसकी बजटिंग करना। तो ये अकाउंटेंट के एक फंक्शन के अंदर बहुत सारी इस जॉब के अंदर चीजें आती है, ठीक है। जबकि एक बुक कीपर जो है वो भी अकाउंटेंट ही होता है, लेकिन वो बिल्कुल ही निचली सतह की जॉब होती है। अच्छा जी, पर्पस ऑफ मेजरिंग बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस, क्या वजह होती है बिजनेस का प्रॉफिट लॉस मेजर करने की। तो पहले तो प्रॉफिट लॉस तक पहुंचता कैसे अकाउंटेंट, ये वॉक थ्रू देखो। बिजनेस की कोई ट्रांजेक्शन होती है, कोई एक्टिविटी होती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है पहले। अब मैं बुक कीपर का लफ्ज यूज नहीं करूंगा, अब अकाउंटेंट का लफ्ज यूज करूंगा, उसमें समझ जाना बुक कीपिंग बिल्कुल पहला रिकॉर्डिंग वाला फंक्शन। हर ट्रांजेक्शन को पूरे साल रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, और वो पूरे साल की रिकॉर्डिंग को फिर समराइज किया गया। जैसे पूरे साल सैलरीज कितनी गई, अब कितनी दफा गई होंगी, साल में 12 महीने होता है और माहाना सैलरी जाती है अगर, तो 12 दफा गई होगी, तो पूरे साल की 12 दफा की सैलरी, 12 दफा के यूटिलिटी बिल्स, ठीक है। इसी तरह वो पूरे साल के जो भी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी एडमिन एक्सपेंसेस हुए हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हुआ, वो सारे जमा करके। अच्छा, पूरे साल जो माल बिका है, रोज बिक रहा है माल, तो रोज 20-20 25-25 कस्टमर्स आके माल खरीद के जा रहे हैं, तो हर कस्टमर जो माल खरीदते जा रहे हैं वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो रोज की 25-25 30-30 बिजनेस ट्रांजेक्शन है। कुछ बिजनेसेस की रोज की हजारों ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कोई सुपर स्टोर की मिसाल लें तो उनके बिजनेस की हजारों ट्रांजेक्शन होती है। कि 5 वो लगे होते हैं POS, पॉइंट ऑफ सेल्स, 5 पॉस लगे हुए हैं, पॉस मशीन हैं, हर पॉस मशीन के ऊपर एक बंदा जो है ना वो बिल बना रहा है, चार्ज कर रहा है जो, और हर मशीन के ऊपर रोज के मिसाल के तौर पे अगर 200-250 कस्टमर्स भी डील होते हो तो 1250 कस्टमर रोज के हो गए, सही है। और हर कस्टमर के तमाम माल को अगर हम एक ट्रांजेक्शन भी गिने, हालांकि वो एक नहीं होती, आप उसको अलग अलग भी कह सकते हो, लेकिन चलो वो तमाम माल उसका जो उसने खरीदा, उसका जो टोटल बिल बना वो एक ट्रांजेक्शन कहलाया है। तो हर पॉइंट ऑफ सेल, 5 पॉइंट ऑफ सेल है, हर पॉइंट ऑफ सेल जो है 200 कस्टमर्स को डील करता है, तो 5 पॉइंट ऑफ सेल 1000 कस्टमर्स को डील कर रहे हैं रोज, तो 1000 ट्रांजेक्शन हो गई रोज की। अब रोज के 1000 ट्रांजेक्शन का मतलब ये हो गया पूरे साल के, अगर आप 300 दिन ओपन हो तो 3 लाख ट्रांजेक्शन,
पूरे साल की 3 लाख आपकी सेल ट्रांजेक्शन है खाली। ये तो कौन सी ट्रांजेक्शन है, जो माल बेचा उसकी, खरीदारी की ट्रांजेक्शन अलग है, ठीक है। इतनी नहीं होंगी खरीदारी की, क्यों, माल तो बल्क में खरीदते हो ना, बेचते एक एक कस्टमर को अलग अलग हो, लेकिन फिर भी होंगी तो सही ना बहुत सारी। 12 बिजली के बिल की ट्रांजेक्शन होंगी, 12 महीनों की जो है वो गैस के बिल की, 12 महीनों के वाटर के बिल की ट्रांजेक्शन होंगी, इंटरनेट की समझ लो कितनी ट्रांजेक्शन है। तो साल के एंड में समराइज होती है। जैसे कि यूटिलिटी बिल का टोटल क्या आ रहा है, एक टोटल बता दिया, ये समराइज कहलाया। अगर ओनर को पूछने के 12 अलग अलग बताओ, तो 12 अलग अलग की वर्किंग भी मौजूद है। वो बुक कीपर ने जो हमारी क्लर्क ने जो लिखी थी ना सारी, वो उसकी वर्किंग से दिखा देंगे, लेकिन अकाउंटेंट समरी पेश करता है, लेकिन ठीक है। तो समराइज करता है अकाउंटेंट, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद समराइज होती है। रिकॉर्ड तो डेली होती है, समराइज ये है कि आप कब अकाउंट, आपका ओनर कब अकाउंट, अगर आपका ओनर क्वार्टरली अकाउंट मांगता है तो हर 3 महीने में समराइज करनी पड़ेगी। आपका ओनर कहता है हर हाफ ईयरली में मुझे हिसाब किताब दो, तो आपने 6 महीने बाद समराइज करना पड़ेगा, ठीक है। समराइज करने के बाद आप क्या करते हो, रिपोर्ट करते हो ओनर को कि जी ये, और वो रिपोर्ट किस फॉर्म में करते हो, वो समराइज किस फॉर्म में भी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में समराइज होती है, ठीक है, जो कि रिपोर्ट करते हो आप। मुझे उसूलन इसको यहाँ बनाना चाहिए, ये एरो के साथ कनेक्ट हो गया सब, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आप लोगों को, अगर बिजनेस स्टडीज से जो चला आ रहा है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपके पास 4-5 अलग अलग किस्म की स्टेटमेंट्स होती है, जिसमें एक होती है इनकम स्टेटमेंट जो बताती है बिजनेस में पूरे साल प्रॉफिट कितना हुआ है, एक होती है बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बिजनेस में कैश कितना है, ठीक है, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कि ओनर का बिजनेस में कितना पैसा रह गया, ठीक है, और बाकी नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं जो बाकी 4 स्टेटमेंट्स की एक्सप्लेनेटरी वर्किंग होती है। ये अभी सब आगे पढ़ने का है। तो आप ये जो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, ये अकाउंटिंग के नतीजे में बना रहे हो ना, और इनकम स्टेटमेंट में पता चलता है प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। तो अकाउंटिंग का एक पर्पस क्या है, ये मेजर करना कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो कितना हुआ है बिजनेस में, तो इससे आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलती है। अगर एक ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है और वो काम होते हुए देख रहा है, उससे बिजनेस की इंफॉर्मेशन उसको, वो उससे ही नहीं पता चलेगा कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो उसको पता तो अकाउंटिंग से चलेगा। देखने में लग रहा है लेबर बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत जान मार रही है लेबर, लेकिन फिर भी ओनर को कुछ अर्से में ऐसा लगता है मेरी जेब से तो पैसा जाएगा, सिर्फ हो क्या रहा है, लेबर तो इतनी इंटरेस्टेड है काम करने में, मसला क्या हो रहा है। तो पता चलता है लेबर है तो बड़ी इंटरेस्टेड काम करने में, लेकिन बहुत महंगी है वो, उनकी सैलरीज भी उतनी ही निकल रही है जितने का माल नहीं बिक रहा है, तो लॉस में जा रहे हैं हम। तो बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। या अगर ओनर को लगता है बहुत माल बन रहा है, बहुत माल बिक रहा है और बहुत लेबर है, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसे का हिसाब किताब प्रॉपर तरीके से अगर नहीं होगा तो ओनर को समझ में नहीं आएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हो सकता है कि वो उस वक्त प्रॉफिट दिख रहा हो तो हम और एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं, यार जितने ज्यादा एम्प्लॉयज डालूंगा उतना प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ओनर को अगर तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड मिल जाए और ये पता चल जाए कि लेबर कॉस्ट कितनी बन रही है, फिर हो सकता है उसके कंपेरेटिव डिसीजन मेकिंग में भी जाएगा कि यार अगर मैं लेबर को हटा के मशीनरी लगा दूं, ये लेबर मैंने लगाई हुई है जो माल उठा के डब्बे बना के उठा के कंटेनर में अपलोड करती चली जाती है, ये रोज की जो 50 अफराद जो है ना सिर्फ माल कार्टन में उठा के जो ट्रक में लोड करता है, इसकी जगह अगर मैं 2 क्रेन्स ले लूँ, फोक लिफ्ट ट्रक देखे ना, इसके 2 फोक्स निकले होते हैं और माल को उठाते हैं, तो पेटियों में पूरी पेटी उठा के कंटेनर में डाल देगी, माल के गिरने का भी रिस्क कम होगा, किसी के डैमेज होने का भी रिस्क कम होगा और लेबर कॉस्ट भी नहीं जाएगी रोज की। तो ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए उसको पता होगा 2 ही बंदे चाहिए उसके लिए, 2 फोक लिफ्ट ट्रक है तो 2 ही ड्राइवर चाहिए, कहाँ 50 अफराद, ठीक है। तो 50 में से ले दे के 40-45 अफराद हो सकता है वो फिर कम करते, तो उसको पता चलेगा वाह यार सैलरी में कितना सेव हो गया। ये कैसे पता चलेगा, लिखे हुए नंबर्स होंगे तब कंपेयर कर सकता है वो। सो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। आगे फ्यूचर कोई भी प्लानिंग करनी है आपने, आपकी जो अकाउंटिंग हो गई, ये फर्क करना भी इसी स्टेज पे सिखा रहा हूँ, जो चीज जो बिजनेस के अंदर गुजर गया उसकी होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। जो हो चुका, मिसाल के तौर पर ओनर ने पैसे दिए, माल खरीदा, बिजली का बिल पे किया,
माल बेचा, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करवाया, कुछ माल इंपोर्ट करवाया, उसकी इंपोर्ट ड्यूटीज पे कर दी, ये सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये हो चुकी, रिकॉर्ड करते चले जाओ और समराइज करके उसको रिपोर्ट कर दो, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। जो होगा वो कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या उसको कॉस्टिंग भी कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल दो या उसको कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोल सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग। और इसका ताल्लुक होता है प्लानिंग से। कॉस्ट अकाउंटिंग कौन से स्टेज की है? प्लानिंग। ये होगा, ये वो वाली अकाउंटिंग है, ठीक है। और ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हो चुका उसकी अकाउंटिंग, ठीक है। तो जो हो चुका उसकी ट्रेंड्स को पकड़ के फ्यूचर प्लानिंग भी तो कर सकते हैं। ये भी एक फायदा ना कि इस साल हमारा कितना मुनाफा हुआ, तो उसके बेसिस पे फ्यूचर प्लान बना सकते हैं कि अगले साल इस हिसाब से हमारा कितना मुनाफा हो सकता है। तो अगले साल जितना मुनाफा हो सकता है, उस मुनाफे को अगर हमें और बढ़ाना हो तो अगले साल हमें मार्केटिंग एक्सपेंस भी करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजेक्शन हो नहीं चुकी, ये करेंगे। जो करेंगे वाली जितनी भी अकाउंटिंग होती है, बजटिंग जैसे हम कहते हैं, वो सारी की सारी कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग हिस्सा है। जबकि जो सब कुछ हो चुका वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है। तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे काम आती है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो हमें इससे ट्रेंड्स पता चलते हैं कि अब तक कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, अब तक बिजली के बिल क्या आ रहे हैं, उस हिसाब से आगे क्या आएंगे बिजली के बिल। बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ असेस की जा सकती है। एक तो बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है और बिजनेस की करंट पोजीशन क्या है। एक तो परफॉर्म कैसा कर रहा है, मतलब रोजमर्रा कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और बिजनेस की करंट पोजीशन क्या है, मतलब बिजनेस का कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, उसमें से करंट एसेट्स कितने और करंट लाइबिलिटीज कितनी है। क्या हमारे पास इतने करंट एसेट्स हैं हम करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सके, अगर उतने नहीं है तो हमारी लिक्विडिटी खतरे में है। क्या बिजनेस में ओनर का ज्यादा पैसा लगा हुआ है या लाइबिलिटीज का ज्यादा पैसा लगा हुआ है, सही। तो सारी चीजें फाइनेंशियल हेल्थ बताती है बिजनेस की, और ये भी अकाउंटिंग के नतीजे में होता है। बाकी टैक्स कैलकुलेट करने में आपको अकाउंटिंग मदद देती है। तो इसी वजह से आपके जिम्मे छोड़ा गवर्नमेंट ने कि आप एक बिजनेस है तो आपके जिम्मे है आप अपनी अकाउंटिंग करो। गवर्नमेंट को एक प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ वर्किंग चाहिए जिसमें प्रॉफिट दिख रहा हो और उस प्रॉफिट पर टैक्स किस तरह अप्लाई होता है। और अगर आप ये नहीं करेंगे या बिल्कुल वीक तरीके से वो अकाउंटिंग आपने की हुई है तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, टैक्स अथॉरिटीज, या आपको बोल सकते हैं, आपको डिमांड कर सकते हैं आप बेहतर करें अपने अकाउंटिंग। और अगर आप एक कंपनी है तो कंपनी को तो बाय लॉ, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिलखुसूस, उसको तो बाय लॉ कंप्लाई करना है। कंप्लायंस का मतलब उसूल पे चलना, कंप्लायंस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, उसूल पे चलना। तो कंपनीज को तो बाय लॉ, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को अकाउंटिंग एक प्रॉपर फॉर्मेट में करनी होती है। और वो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है उस सब पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ताकि उस प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर ही आपका प्रॉफिट आ रहा हो, उसके जरिए फिर जो है ना टैक्स क्रिएट हो रहा। क्यों कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को क्यों जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से या ये लाजिम किया गया कि आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करके अकाउंटिंग करनी है। जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के अंदर आके नहीं बैठता, उसकी तो रसाई नहीं है ना, वो तो उसके पास तो एक्सेस ही नहीं आपके प्रॉपर सारे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स का। तो कम से कम शेयर होल्डर तक जो पहुंचे फॉर्मेट के अंदर पहुंचे, तो गवर्नमेंट को कौन बताएगा, ऑडिटर्स। शेयर होल्डर्स, ऑडिटर शेयर होल्डर को बता देंगे, शेयर होल्डर जो है वो केस कर देंगे कंपनी डायरेक्टर्स पे कि प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर्मेट फॉलो नहीं किया गया, पूरे साल डायरेक्टर्स ने सैलरी ली जिस चीज़ की वही काम नहीं किया, ठीक है। अच्छा जी, फिर बेंच मार्किंग एंड कंपेरिजन के भी काम आते हैं अकाउंट। बेंच मार्क का मतलब आप अपने टारगेट सेट करते हो ना, जो फॉर एग्जाम्पल हमारा बेंच मार्क है कि हमारा 25% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो एक बेंच मार्क कैसे सेट हुआ, कभी आपका नेट प्रॉफिट आया होगा, उस नेट प्रॉफिट को आपने अपनी सेल्स से कंपेयर किया होगा कि अगर हम 10,000 का माल बेचते हैं तो उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और तमाम दीगर एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, जो तमाम एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 10,000 का जो माल बेचा उसमें तमाम एक्सपेंस माइनस करने के बाद 250 का, अगर 2,500 का प्रॉफिट बचा है तो 25% बचा है। इसका मतलब है 2,500 का प्रॉफिट 10,000 में से बचना मतलब 25% प्रॉफिट। ये आपने बेंचमार्क सेट कर दिया कि अब अगले साल हमारा जो भी प्रॉफिट होगा वो कम से कम 25% तो होना चाहिए। तो बेंचमार्किंग के लिए भी काम आती है अकाउंटिंग। फ्यूचर टारगेट सेट करने के लिए, वही जो मैंने कहा ना, बजटिंग के लिए भी काम आती है। किसी और की हुई अकाउंटिंग, किसी और कंपनी की अकाउंटिंग आपकी कंपनी के साथ कंपेयर करने के लिए काम आती है, ठीक है। रोल ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोग्रेस एंड डिसीजन मेकिंग। सो ये बात हमारी ऑलमोस्ट ऊपर यहाँ पर भी जो लिखी हो ही गई है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या किरदार है, क्या रोल है
बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। एक तो ये कि आपको आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पता हो, अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता हो तो उसी हिसाब से आप बिजनेस के फर्दर डिसीजन लेते हो। अगर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, आप एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हो। अगर करंट बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बुरी है तो आप क्या एक्सपेंशन के प्लान बना रहे हो? अभी अपना जो करंट बिजनेस है वही सही ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो जो भी पैसा आप एक्सपेंड करने के लिए लगा रहे हो ये घाटे में ना जा अभी जा रहे, तो पहले इसको तो इंप्रूव कर दो। समझ आ रही है? एक सुपर स्टोर है जो बंद होने के करीब है क्योंकि उसके इन्वेंटरी लेवल्स नीचे आते जा रहे हैं और उस सुपर स्टोर को जरूरत है कि उसके ऊपर 1 करोड़ रुपया लगाया जाए। वो सुपर स्टोर एक और ब्रांच खोलने लग रहा है, नुकसानदेह है ना। वो माल कौन देगा उसे? क्योंकि यहाँ के सप्लायर्स जो हैं वो यहाँ पर माल अभी नहीं दे रहे, इन्वेंटरी लेवल्स नीचे आ रहे। क्यों? क्योंकि सप्लायर्स का जो क्रेडिट है वो बहुत बढ़ गया, उधार बढ़ गया। सप्लायर्स कह रहे हैं पहले वो क्लियर करो, वो क्लियर किए बगैर एक और सुपर स्टोर खोलूं, वहां कौन माल देगा? है तो मेरी ही चेन ना। समझ आ रही है? सो अगर फाइनेंशियल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो आप उस हिसाब से डिसीजन लोगे, लेकिन इसका पता चलना जरूरी है ना कि फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है कि नहीं है। और ये कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग की मदद से, हिसाब किताब की मदद से, ठीक है। फिर वही अगर आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप एक दफा असेस कर लो तो बहुत सारी प्लानिंग भी आपके लिए आसान हो जाती है और उस प्लान के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करते हो आप सारी। कि प्लान तो ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं ना। एक प्लान ये है, प्लान ए ये है कि अगर हम बनाते हैं प्रोडक्ट खुद तो हमारी क्या प्रॉफिटेबिलिटी। एक प्लान बी ये है कि अगर हम प्रोडक्ट बनाते खुद नहीं, इससे बेचते हैं, हमें बनी बनाई कहीं और से खरीदते हैं। या प्लान सी है कि हाफ पार्ट्स ऑफ द जो प्रोडक्ट के अंदर लगने हैं वो बने बनाए खरीद के असेंबल हम करें, पूरी प्रोडक्ट बनी बनाई भी ना खरीदें और पूरी जीरो से भी ना बनाएं, बने बनाए पार्ट्स मंगवाएं, फैक्ट्री में असेंबल करें, जैसे पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री करती है, ठीक है। अगर सुजुकी की बात करें, टोयोटा की बात करें, इंडस मोटर्स जो बनाती है कोरोला, तो वो क्या करते हैं, कोरोला की गाड़ी अगर वो बना रहे तो वो पार्ट्स इंपोर्ट करके उसको असेंबल करते हैं। कुछ पार्ट्स यहाँ भी बनते होंगे लेकिन खुद वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते, पार्ट्स लेते हैं और उनको असेंबल करके। ये भी नहीं कि बनी बनाई गाड़ी इंपोर्ट करके बेचें, वो बहुत महंगा पड़ेगा और पार्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने की फैसिलिटी ही नहीं है, तो इंपोर्ट करके एटलीस्ट असेंबल तो कर सकते हैं। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ डिसीजन कि मैं खुद बनाऊं या मैं बना बनाया खरीदूं या पार्ट्स खरीद के असेंबल करूं। 3-4 डिसीजन, 3-4 अलग अलग हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, उसमें से कौन सा वाला डिसाइड करना है, फिर उसमें क्या टारगेट सेट करना है, सब डिसीजन मेकिंग का हिस्सा आ जाता है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग की हद तक नहीं है, उसका कंट्रोल भी करता है मैनेजमेंट के। मैंने पहले भी बताया, जो बिजनेस मेरी अजम्पशन ये आप बिजनेस स्टडीज के कोर्स के बाद ये वाला कोर्स करो सबसे पहले तो, ठीक है। तो मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, प्लान करना, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ठीक है ना। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग के अंदर आप डिसाइड, वो आप प्लान कर रहे होते हो सब कुछ के मेरे पास क्या 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 पॉसिबिलिटीज है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, जिससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फिर उसमें से कोई ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो कि ठीक है हमारे ये ऑप्शन है, तो ये प्लानिंग प्लस डिसीजन मेकिंग हो गई कि हमने डिसाइड कर दिया मैं कौन से कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ बिजनेस को लेके चलूंगा। और प्लान और डिसीजन मेकिंग करते हुए आप कुछ टारगेट्स भी सेट करते हो कि फॉर एग्जांपल हमारी मार्केटिंग टीम के क्या टारगेट है, उन्होंने पूरे साल कितनी सेल करनी है, उस हिसाब से प्रोडक्शन टीम के क्या टारगेट है कि उन्होंने इतने यूनिट्स बनाने भी है ताकि वो बिके, सही है। तो ये आपने टारगेट सेट किए हुए, तो फिर कंट्रोल करते हो कि क्या वो टारगेट्स मीट हो रहे हैं कि नहीं। तो अकाउंटिंग आपको मदद देती है ये इंश्योर करने के लिए कि 1 महीना गुजरा, अगर महाना अकाउंटिंग हो रही है, 1 महीना गुजरा, 1 महीने में सामने आ गया कि आपने एस्टिमेट किया था कि आपके पर मंथ जो है वो मिसाल के तौर पे 10,000 पेयर्स ऑफ पैंट्स बिकेंगी, ठीक है ना, 10,000 जो है वो पैंट्स सेल होंगी, आपका ये टारगेट था। अब पहले महीने के, हर महीने का, लेकिन पहले महीने के अंदर ही अकाउंटिंग के तहत तो पता चल रहा है सिर्फ 6,000 बिकी, तो इससे क्या हो गया, अकाउंटिंग के तहत पता चला वो, इससे ये फायदा हो गया कि आप वहीं कंट्रोल करोगे फौरी तौर पे, क्योंकि आपने टारगेट सेट किए हुए थे, टारगेट्स सेट किया और टारगेट्स मीट नहीं हुए, पता चला अकाउंटिंग की मदद से, तो वहीं कंट्रोल करोगे कि कौन से एम्प्लॉइज हैं जो स्लो परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सुपरवाइजर हैं जिनकी टीम्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। तो इस तरह से करके फिर आप राइट डिसीजन लोगे मजीद। तो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल के लिए काम आती है अकाउंटिंग। तो यहाँ केपीआईज का मतलब यही है जो मैंने बताया ना, कंट्रोल्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। केपीआई क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एक केपीआई की अगर मैं मिसाल दूं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये होते हैं केपीआईज, ठीक है। एक कॉल सेंटर है,
उसके अंदर एक केपीआई सेट किया हुआ है कि एवरेज हैंडलिंग टाइम 2 मिनट्स है कॉलिंग एजेंट का। 2 मिनट्स के अंदर वो कस्टमर जिसने कॉल की है उसकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दे। कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनकी ज़्यादा होती है, बहुत लंबे सवाल होते हैं, और ये कॉलिंग एजेंट का कोई कसूर नहीं, बट अगेन उसकी किस्मत है, कह दो वो कितना अच्छे तरीके से उनको टैकल करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना, छोटी सी बात पूछनी होती है, ठीक है, तो आप कहते हो हाँ आपको सारी डिटेल्स जो है SMS कर देते हैं, तो वो हो सकता है 1 मिनट या 30 सेकंड की कॉल हो। तो एवरेज पूरे दिन की कॉल जो है ना, एवरेज हैंडलिंग टाइम अगर उन लोग का 2 मिनट्स का KPI बना हुआ है कि आपका एवरेज हैंडलिंग टाइम कस्टमर को वो 2 मिनट्स होना चाहिए, तो ये KPI है। अब ये KPI ब्रीच होता है अगर जिस कॉलिंग एजेंट का टाइम 2 मिनट्स की जगह 3 मिनट्स है, तो वो अपने सेट टारगेट से 50% ज्यादा सर्व कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 3/2 करेंगे तो ये आएगा 1.5, 0.5 टाइम्स ज्यादा ले रहा है वो, हमारे KPI सेट किया हुआ है उससे, जो 0.5 टाइम्स वो ज्यादा ले रहा है। अब आप सोचो ऐसे तमाम लोगों अगर जो 0.5 टाइम्स ज्यादा ले रहे हो, तो जहां 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी वहां शायद हमें 13, 14, 15 लोग चाहिए हो, क्योंकि हर बंदा ही कॉल अगर कम टाइम लेके कॉल हैंडल कर ले तो नंबर ऑफ कस्टमर्स को ज्यादा डील कर लेंगे, तो कम कॉलिंग एजेंट्स की जरूरत होगी। लेकिन हर कॉलिंग एजेंट ज्यादा टाइम ले रहा होगा तो कम नंबर ऑफ कॉल्स डील कर पाएगा वो, तो फिर हमें एजेंट ज्यादा बैठाने पड़ेंगे, और सिर्फ एजेंट की सैलरी नहीं होगी, फिर एजेंट के लिए PC, फोन सेट, फिर बिजली का इंतजाम, उसके लिए AC का इंतजाम, समझ, वो सारे एक्सपेंसेस। तो ये KPIs की एक मिसाल थी। तो इसी तरीके से आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जरिए आप बहुत सारे KPIs सेट कर सकते हो अकाउंटिंग की मदद से। तो एक ये रोल है अकाउंटिंग का। और फिर आपकी जो रिपोर्टिंग वाला रोल जो है ना, कि आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, बिजनेस के स्टेक होल्डर्स में सबसे टॉप ऑफ द लाइन कौन है? बिजनेस का ओनर, या कि कंपनी के ओनर की बात करें तो शेयर होल्डर, तो उनके साथ आप कम्युनिकेट करते हो। और इसके अलावा सिर्फ उन्हीं के साथ ही दीगर बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। कोई अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय बनना चाहता है, वो उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकलमंद होगा तो देखेगा। जो की पोजीशन पे जा रहा है ना, किसी डायरेक्टर लेवल की पोजीशन पे या मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट की पोजीशन पे जा रहा है, वो जरूर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा कि बिजनेस की क्या है, बिजनेस की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। तो उस अकाउंटिंग को देख के वो डिसाइड कर पाएगा कि कितना बड़ा बिजनेस है, उसी हिसाब से वो उसको अपनी ग्रोथ नजर आएगी तो जाएगा उस जगह। क्लियर है? सो बहुत सारी आपकी अकाउंटिंग की वजह से फायदा ये होता है, आप एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हो।